हाय फ्रेंड्स, ये जियोमॉर्फोलॉजी का पार्ट 2 जिसके अंदर हम पीआईक्यू डिस्कस कर रहे हैं। पहले क्वेश्चन पे आते हैं। विद रेफरेंस टू द अर्थक्वेक विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट आर करेक्ट? अर्थक्वेक लार्जली ऑकर अलोंग द कन्वर्जिंग प्लेट बाउंड्री। बिल्कुल सही बात है भाई, क्योंकि जहाँ पे जब दो टेक्टोनिक प्लेट्स कोलाइड होती हैं, सबडक्ट होती हैं, जो टर्म्स दिमाग में रख लीजिए आप इसके लिए। कोलाइड, सबडक्ट, और जब एक दूसरे को ऐसे भिड़ती हैं, कहने का मतलब वही है, तो वहां पे वे इंटेंस सिस्मिक एक्टिविटी होती है। जैसे कि कुछ रीजन्स के नाम भी इसके लिए लिख लीजिए आप। हिमालयन रीजन, हिमालयन रीजन हो गया। पैसिफिक जो रिंग्स हैं जिसको हम रिंग ऑफ फायर बोलते हैं, रिंग ऑफ फायर इसके लिए एक अच्छा मतलब एक जोन है जहाँ पे नॉर्थ ईस्ट में भी एक्टिविटीज है काफ़ी ज़्यादा देखने को हमें मिलती हैं, जहाँ पे मतलब प्लेट कन्वर्ज हो रही है। आप देखते हो ना, नेपाल में काफ़ी ज़्यादा अर्थक्वेक आते हैं, तिब्बत में आते हैं, क्योंकि अभी भी वहाँ पे टेक्टोनिक प्लेट्स अभी कन्वर्ज होती है, मतलब एक दूसरे को, जैसे ये प्लेट है और ये प्लेट है, एक दूसरे में आके मतलब घुस जाएंगी, तो ऑफकोर्स सी बात है वैसे केसेस में हमें अर्थक्वेक देखने को मिलता है। तो ये सारे टर्म्स दिमाग में रखना है। हिमालयन रीजन दिमाग में रखना है। रिंग ऑफ फायर तो इससे पहले भी आ चुका है, पीआईक्यू है, काफी बार पूछा गया। चलिए, तो पहला स्टेटमेंट सही है। अगला, द पॉइंट ऑफ ऑरिजिन ऑफ एन अर्थक्वेक इन द लिथोस्फीयर इज नोन एज अ हाइपोसेंटर और फोकस है हाइपोसेंटर, दोनों नाम है। बिल्कुल सही है। जहां पे भाई सिस्मिक एनर्जी रिलीज होती है उसी को बोलते हैं, जहां से सिस्मिक वेव जनरेट होती है। बिल्कुल सेकंड स्टेटमेंट भी सही है। इंटेंसिटी ऑफ एन अर्थक्वेक डिक्रीजेस विद द डिस्टेंस फ्रॉम द एपिसेंटर। देखिए, अब आप बोलते होंगे ना कि ये सब जो लाइनें हैं कहाँ से, मतलब ये तो देखिए बहुत जनरलाइज लाइन है वैसे तो, लेकिन ये 7th स्टैंडर्ड की अगर आप एनसीईआरटी पढ़ेंगे ना, उसमें एग्जैक्ट लाइन ऐसे दिखी हुई है। आपको मैं दिखाऊंगा, उसका भी मैंने स्क्रीनशॉट डाला हुआ है इसके अंदर, तो आपको दिखाऊंगा मैं कि जैसे जैसे डिस्टेंस मतलब हाइपोसेंटर से दूरी जितनी ज़्यादा होगी, एपिसेंटर से जितनी ज़्यादा दूरी होगी, उतना उसका इफेक्ट कम देखने को मिलेगा। सिंपल सी बात है, ये बहुत लॉजिकल भी है वैसे। चलिए आगे देखते हैं। यार हाँ, पहले थर्ड वाला सही है। एपिसेंटर ऑफ एन अर्थक्वेक ऑलवेज रिमेन ओवर कॉन्स्टेंट ओनली। नहीं, ऐसा कुछ नहीं होता भाई कि एपिसेंटर जो है वो सीधा कॉन्स्टेंट के ऊपर ही रहता है, ऐसा कुछ हमें देखने को नहीं मिलता है। तो कॉन्टिनेंट पे नहीं होता, बिकॉज हमें ये देखने को यहाँ पे मिलता है, अपने ओशनिक क्रस्ट पे भी हमें देखने को मिलता है। तो जरूरी नहीं कि सिर्फ कॉन्टिनेंट, कॉन्स्टेंट में बोल रहा था, कॉन्टिनेंट, तो कॉन्टिनेंट पे नहीं होता है वो। आपको अर्थ सॉरी यहाँ पे भी वाटर के अंदर भी देखने को मिल सकता है, तो दैट्स नॉट अ प्रॉब्लम। तो ये ओनली वाला प्रॉब्लम है। अगर सिर्फ ऐसे कॉन्टिनेंट अगर डॉट कर दिया होता तो मान जाते हम लोग, क्योंकि हम आगे ऐसा मान लेते कि ठीक है आगे का स्टेटमेंट उन्होंने छोड़ दिया। लेकिन ओनली लिखने में क्या हो जाता है कि सिर्फ तुम ये बोल रहे हो कि जो अर्थक्वेक जो आता है सिर्फ कॉन्टिनेंट क्रस्ट के ऊपर, कॉन्टिनेंटल क्रस्ट के ऊपर ही होता है, ऐसा नहीं है ना। हमें ओशनिक रीजन में भी तो देखने को मिलते हैं, जहां पे हमें दैट कैन ट्रिगर द सुनामी, क्योंकि अर्थक्वेक जब हमें अंडर वाटर अर्थक्वेक देखने को मिलता है, ये लिख लीजिए, ये बात इंपॉर्टेंट है वैसे। जब अंडर वाटर अर्थक्वेक होता है तो उसकी दैट कैन लीड टू द सुनामी। चलिए, तो फोर्थ वाला गलत है, बाकी के 3 सही हैं। आगे बढ़ते हैं। ये देखिए, यहां पे जब दोनों, अभी थोड़ा सा बताना बहुत जरूरी है। ये देखिए, अभी दोनों जो यहाँ पे प्लेट्स हैं एक कन्वर्ज कर रही हैं। आपको पता होगा कि कन्वर्जेंस की वजह से हिमालय भी बना है, और हम बोलते हैं कि हिमालय अभी भी राइज कर रहा है, तो डेफिनेटली इसका मतलब यही है ना कि अभी भी प्लेट्स जुड़ती हैं वहाँ पे। अगेन हम देखते हैं कि हिमालय की हाइट बढ़ रही है, तो दैट्स वन ऑफ द रीजन। अब देखिए, यहाँ पे एपिसेंटर जो होता है वो हाइपोसेंटर के डायरेक्टली यहाँ पे फोकस के डायरेक्टली एट द 90 डिग्री पे होता है। ये भी क्वेश्चन पूछता है, ये भी क्वेश्चन बहुत बार पूछा गया है। चलिए, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट रिलेटेड टू द विंड इरोजन। देखिए, यहाँ पे जितने भी टर्म्स है सारे के सारे विंड इरोजन से रिलेटेड है। विंड गैप जो है, अब देखो बोलोगे कि यार क्या नाम है, विंड इरोजन से विंड गैप ही नहीं है। विंड गैप यहाँ पे इससे एसोसिएटेड नहीं, विंड गैप जो है एसोसिएटेड है और रिवर से डील करता है। बाकी क्या आप देख लीजिए, आप ये जो जोएन जैन, ड्रेकन कैंटर और डेमोसेले, जो कितने खतरनाक नाम है, ये सारे के सारे विंड इरोजन से रिलेटेड है। ठीक है, अब जो जोएन जैन वो टेबुलर शेप होता है, टेबुलर शेप, हमें टेबल शेप आपको देखने को मिलता है, मतलब इरोड होके बना होता है टेबल शेप डेजर्ट एरिया में। ये सब डेजर्ट एरिया में बना होता है, और लाइक मशरूम लाइक स्ट्रक्चर भी हमें देखने को मिलता है। उसके बाद जो ड्रेकन कैंटर बनता है, जो वो बनता है हमारा जो एक पेबल टाइप शेप बन जाता है वो। उसके बाद जेमोशिल जो होता है, रॉक पिलर्स होते हैं, ये रॉक पिलर्स होते हैं, और जिसका जो बेस काफ़ी नैरो होता है, नैरो बेस।
इतना आपको याद रखने की जरूरत नहीं है, इसलिए इतना डिटेल में पूछा भी नहीं जाता है। एंड टॉप इसका जो होता है ब्रॉडर होता है। बस इतनी सी बातें आपको पता होनी चाहिए। और इनका एक बार वो देख लेंगे आप तो समझ जाएगा। ये देखिए, ये देखिए आपको, ये मशरूम रॉक है अपना, डेमन सेल है, ये मशरूम रॉक अपना जो आपको बताया मैंने। उसके बाद देखिए टेबल टॉप स्ट्रक्चर है, उसका ये अर्धांग, सारे के सारे हैं विंड इरोजन से बने हैं। और सारे देखिए आप यहाँ पे कौन से एरिया में दिख रहे हैं आपको, ये दिख रहे हैं आपको डेजर्ट एरिया में। प्लीज आप इस पिक्चर को दिमाग में रखेंगे, बहुत इंपॉर्टेंट है आपको सारी चीजें, क्योंकि आपको सिर्फ नाम याद रखने हैं इनके, ये सारे सारे इरोजनल है, ये बात भी पता होना चाहिए। चलिए अब विंड गैप देख लीजिए भाई, विंड गैप क्या होता है। ये देखिए, ये अपना विंड गैप है। देखो कैसे भाई, एक रिवर पहले फ्लो कर रही थी, यहाँ पे उसने दूसरी रिवर को ज्वाइन किया और जो छूट गई ना रिवर, इसकी वजह से, विंड गैप की वजह से, ठीक है। तो ये गैप जो क्रिएट हो गया, क्या हुआ, इसी को बोलते हैं विंड गैप। देखिए यहाँ पे रिवर पहले सीधी जा रही थी और बाद में एक एडजॉइनिंग यहाँ पे छोटी सी उसकी एक धारा थी, उसको उसने पकड़ लिया और पुरानी जो उसका रेगुलर पाथ था उसको उसने चेंज कर दिया। तो जो यहाँ पे गैप पड़ा, दैट इज कॉल्ड एज अ विंड गैप। हवा की वजह से, इनी ऑफ द रीजन उसका पाथ यहाँ पे डाइवर्ट हो गया। तो ड्यू टू द विंड, बेसिकली ड्यू टू द विंड जो पाथ उसका डाइवर्ट हुआ और गैप यहाँ पे क्रिएट हुआ, दैट्स व्हाई इट इज कॉल्ड एज अ विंड गैप, नथिंग एल्स। यहाँ पे देखिए क्या है, विंड गैप इज अ वैली और पास दैट ओरिजिनली carved by a river but later abandoned due to the river course changes or stream piracy. It has nothing to do with the wind erosion. यही बात है यहाँ पे। चलिए अगले क्वेश्चन पे आते हैं। अब ये बताइए, ये रिपीट हुआ है कि नहीं हुआ है। अभी आपको मैंने लास्ट वाली वीडियो अगर आप मेरी वॉच करेंगे या फिर मैंने कास्ट टोपोग्राफी अलग से पढ़ाई है तो आपको मिलेगा भाई स्टेल्सिटाइट जो है और स्टिल्गमेटाइट, ये दोनों जो फीचर हैं, ये दोनों वैसे के वैसे जो आपको फीचर के नाम बता रहा हूं मैं, एंड पिलर्स, इसके साथ एक और टर्म लिखिए पिलर्स। ये तीनों जो हैं ये सारे के सारे डिपोजिशनल एक्टिविटी हैं। कौन सी एक्टिविटी है? डिपोजिशनल एक्टिविटी है। कौन से रीजन में? कास्ट रीजन में, कास्ट टोपोग्राफी। और कास्ट टोपोग्राफी क्यों इसका नाम पड़ा है? क्योंकि एक कास्ट रीजन है अपने बाल्कान क्षेत्र में। बाल्कान क्षेत्र कहाँ पे है? ईस्टर्न यूरोप का पार्ट, ईस्टर्न यूरोप को हम बोलते हैं। और यहाँ पे जो कैल्शियम कार्बोनेट दैट इज CaCO3 का फॉर्मेशन होता है, लाइमस्टोन की केव्स बनती हैं। और आपको पता है ये केमिकल वेदरिंग यहाँ पे डिपोजिशन ऑफ द CaCO3। और कौन कौन से यहाँ पे रॉक्स होते हैं, रॉक्स किसके बने होते हैं, सॉरी, जैसे कि लाइमस्टोन हो गया, क्योंकि जो CaCO3 से बना होता है। उसके बाद अपना ये हो गया डोलोमाइट हो गया, जिप्सम हो गया, जिसमें CaCO3 का कंटेंट होता है। CaCO3 वो इजिली इरोड हो जाता है ड्यू टू द ग्राउंड वाटर या फिर प्रेसिपिटेशन। प्रेसिपिटेशन मतलब नॉर्मल अपना बारिश हो रहा। चलिए तो यहाँ पे आप इसकी जरा ये देख लेंगे, पिक्चर ऐड किया है आपने, NCERT की पिक्चर है, देखिए। स्टेल्सिटाइट क्या है? ये टॉप वाला, और अपना स्टिल्गमेटाइट ये देखिए नीचे वाला, और दोनों ज्वाइन हो जाएंगे तो क्या बन जाएगा? पिलर बन जाएगा। ये तीनों ऐसे ही एज इट इज पूछ लिए जाते हैं, नाम पूछे जाते हैं, कोई यहाँ पे नहीं पूछता है। कभी कभी ये पूछ लेते हैं जरूर कि ये डिपोजिशनल है या फिर इरोजनल है, तो दिमाग में रखिए डिपोजिशनल है यहाँ पे। और भी चीजें आपको बताई थी मैंने जो कास्ट टोपोग्राफी से है, जैसे सिंक होल बनता है, नाम लिख देता हूं यहाँ पे, सिंक होल। अभी जो नाम लिख रहा हूं मैं, सिंक होल, डोलिन, उसके बाद लैपीज और शैलो होल, ये सारे के सारे जो मैं बताया ये सब इरोजनल है, ये सब इरोजनल है। और ये जो तीन नाम यहाँ पे लिख रहा हूं, ये जो दिए हुए हैं यहाँ पे डिपोजिशनल है। डिपोजिशनल मतलब कहीं ना कहीं देखिए अभी इसके अंदर से रिस्क यहाँ पे क्या बना है? CaCO3 यहाँ पे डिपॉजिट हो गया, कुछ जो नीचे डिपॉजिट हो गया है, और दोनों जब ज्वाइन हो रहे तो अगेन वही है, इन्हीं जो पत्थर में से ही निकला है वो, कहने का मतलब ये। और जो पत्थर खाली हो गए हैं, ये देखिए ये शैलो होल बन गया यहाँ पे सिंक होल बन गया यहाँ पे, ठीक है। चलिए सिंक होल नहीं है, डोलिन है, यहाँ पे बीच में खाली कर दे। सिंक होल के अंदर पूरा गैप नहीं मिलता है, डोलिन के अंदर हो जाता है, डोलिन बन गया यहाँ पे, ऐसे। चलिए अभी ग्लेशियल टोपोग्राफी में क्या मिलता है हमें? सर्क मिलता है, मोरेन। देखिए सर्क यहाँ पे क्या है? सर्क इरोजनल है, मोरेन यहाँ पे डिपोजिशनल है, ड्रमलिन है, यू शेप वैली भी यहाँ पे हमें वो मिलता है, इरोजनल है। वोल्केनिक टोपोग्राफी ऑलरेडी आपको पता है, लावा प्लेट्यू, कार्डेराज, ये सब पढ़ेंगे, चिंता मत करिए। बाकी तो आपको मेंडर ऑक्सबर्ग ये तो रिपीट होते रहते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन, इससे इजी क्वेश्चन नहीं मिल सकता। Which of the following element are found in the highest and the lowest quantity respectively in the crust of the earth? बहुत ही सिंपल क्वेश्चन, सीधा NCERT से उठा हुआ है, आपको मिल जाएगा वहीं पे। तो सबसे ज्यादा क्वांटिटी आपको पता है ऑक्सीजन की मिलती है यहाँ पे, जिसका आंसर है 46.1%। उसके बाद आपको सेकंड मिलेगा सिलिकॉन की 28.2%, और बाकी फिर एलिमेंट्स होते हैं। और उसके बाद जो
सबसे कम मिनरल यहाँ पे जो इस पर गिवन है वो है मैग्नीशियम। मैग्नीशियम की 2.1% है और 2.3 2.2 इतना ही है, ठीक है। और सेकंड आपको फर्स्ट सेकंड याद रहेगा, मोर देन ऑक्सीजन और सिलिकॉन। यहाँ पे सिलिकॉन सेकंड मोस्ट होता है, 28% के अराउंड है। तो आपको इतना एग्जैक्ट परसेंटेज याद रखने की जरूरत नहीं है, आप सिर्फ इतना दिमाग में रखेंगे कि ऑक्सीजन हाईएस्ट है, सिलिकॉन सेकंड है, तो आपका काम हो जाएगा। यहाँ पे अगर आप देखते हैं अगर, तो आपको समझ में आ जाता, ऑप्शन से भी समझ में आ जाता। उन्होंने बोला था कि भाई हाईएस्ट एंड लोवेस्ट, तो ऑप्शन देखिए, उन्होंने इतना कुछ नहीं पूछा है। अब इनको हटा दीजिए, हाईएस्ट आपको पता ऑक्सीजन है, सेकंड नंबर पे सिलिकॉन रहता है, तो फर्स्ट सेकंड को साथ में नहीं रख सकते ना। लोवेस्ट पूछा है, सिलिकॉन लोवेस्ट थोड़ी हो सकता है, सिलिकॉन सेकंड है। तो ये बहुत लॉजिकली भी आंसर बन जाता है। यहाँ पे हर चीज हमें दिमाग में रटने की जरूरत नहीं है कि मैं हाइड्रोजन का परसेंटेज या फिर मैं सोडियम का, कैल्शियम का, आयरन का, एल्युमिनियम का, इन सब का परसेंटेज दिमाग में रखूं। नहीं, पॉसिबल नहीं है, मेरे लिए पॉसिबल नहीं है, मे भी आपके लिए होगा। तो यहाँ पे लॉजिकली भी इसका आंसर आ सकता है, बस इतना बोलना चाहूंगा मैं। अगला क्वेश्चन, अब देखिए डायरेक्टली आपका एनसीईआरटी का क्वेश्चन है। एनसीईआरटी से मतलब देखो ये सब एनसीईआरटी से ही आ रहे हैं आपके 11th क्लास की जो एनसीईआरटी है ना, उसका डायरेक्ट सोर्स है। विच ऑफ द फॉलोइंग, सॉरी सेलेक्ट मैच द फॉलोइंग है, वेदरिंग टाइप और लैंडफॉर्म। देखिए जो टिल होता है ना, टिल होता है अपना ग्लेशियल डिपॉजिट से। एक ग्लेशियल डिपॉजिट पढ़ा दूंगा आपको मैं, आपको में भी पता होगा। एक ग्लेशियल डिपॉजिट है पहला, तो सी को यहाँ पे 1 पे ऐड कर दो आप। उसके बाद अभी देखिए स्टेल्सेटाइट। स्टेल्सेटाइट मैंने क्या बोला, कौन सा फिगर है भाई, एक कास्ट टोपोग्राफी से है। और कास्ट टोपोग्राफी किससे होती है भाई, ग्राउंड वाटर से होती है, या फिर अपने ये देखिए डिपोजिशनल है ना, किससे बना है, फोर्थ यहाँ पे चला जाएगा। ये तो ऑलरेडी हमारा रिपीटेड है। ऑक्सीडेशन किसका होगा भाई, ऑलरेडी आपको बता चुका हूं, ऑक्सीडेशन हमारा केमिकल वेदरिंग का पार्ट है, ये देखिए। और प्लांट रूट में क्या होगा, मैकेनिकल वेदरिंग होगा। अरे मुझे प्लांट रूट नहीं भी पता हो तो इतनी बार ऑक्सीडेशन और स्टेल्सेटाइट तो इतनी बार रिपीट हो गया कि पीआईक्यू बन, मतलब क्या बोलना अभी इसको। अभी कितने टाइप होते हैं भाई हमारे केमिकल वेदरिंग के, 4 टाइप होते हैं। हमारा सॉल्यूशन होता है, हाइड्रेशन होता है, अपना ऑक्सीडेशन होता है और कार्बोनेशन होता है। 4 टाइप होते हैं। चलो आपको इसका मैं वो भी बता देता हूं मैं, हमारा डायरेक्ट ये देखिए ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन यहाँ पे लिया है क्योंकि यही एग्जाम में पूछा हुआ था। ऑक्सीडेशन रिडक्शन किसका होता है भाई, आयरन का होता है। ये भी पूछा आता है कितनी बार। द मिनरल मोस्ट कॉमनली इन्वॉल्व इन दिस प्रोसेस आयरन, मैग्नीज एंड सल्फर। ये बार बार पूछते हैं, सीधा उठा के ऐसे पूछते हैं कौन कौन से भाई आप जो मिनरल्स होते हैं जो ऑक्सीडेशन रिडक्शन में जाते हैं, आयरन, मैग्नीज एंड सल्फर। ये सीधा पूछते हैं। ऑक्सीडेशन क्या होता है, एडिशन ऑफ ऑक्सीजन। और कौन सा रेड कलर ऑफ द आयरन अपॉन ऑक्सीडेशन टर्न ब्राउन और येलो, ये भी पूछते हैं, ये भी पूछते हैं। तो ये रिपीटेशन है। बाकी के यहाँ पे देखिए, दीज वेदरिंग प्रोसेस आर इंटर रिलेटेड, हाइड्रेशन, कार्बोनेशन एंड ऑक्सीडेशन गो हैंड इन हैंड। एंड जो एक और है वो क्या है, सॉल्यूशन। ये सीधा पूछा हुआ है, सीधा एनसीईआरटी का है, ज्यादा इसमें ये रिपीटेड है, ये पीआईक्यू है आपका, इससे पहले भी आ चुका है, लास्ट वाले में हमने किया था वैसे। हाँ देखिए ग्लेशियर में अपना ग्लेशियर जो कुछ लेफ्ट बिहाइंड हो जाते हैं, टिल बोलते हैं उसे, टिल होता है, मोरेन होता है, ठीक है। और भी पढ़ेंगे चला। सिस्मिक गैप क्या होती है, देखिए सिस्मिक गैप वो वाला एरिया होता है जहां पे भाई चांसेस होते हैं कि इन फ्यूचर पोटेंशियल एरिया है वो अर्थक्वेक आने के लिए। तो अब खुद देख लीजिए भाई, यहाँ पे आपको क्या लगता है, प्लेट बाउंड्री, डी वाला देखिए, प्लेट बाउंड्री हैविंग नो वोल्केनिक एक्टिविटी, ऐसा तो बिल्कुल ऐसा बोला ही नहीं मैंने। तो section of plate boundary that have not ruptured in the recent past, section of plate boundary that have ruptured repeatedly in the recent past, and section of plate boundary that have ruptured part of plate boundary in ocean हटा दीजिए। यहाँ पे सुनामी ऑकर होते नहीं, इसकी बात यहाँ पे मैं कर ही ना रहा हूँ यहाँ पे, ठीक है। तो यहाँ पे सेक्शन ऑफ प्लेट बाउंड्री दैट हैव रप्चर्ड रिपीटेडली, देखिए जो रप्चर हो गया वो तो सीधा वो हो गया ना, क्या बोलते हैं, अर्थक्वेक आ चुका है वहां पे। वैसे एरिया है जो अर्थक्वेक जहां पे नहीं आया है लेकिन वहां पे हाई पोटेंशियल है, इट हैज अ वेरी हाई पोटेंशियल, वहां पे स्ट्रेस बिल्ड हो रहा है, इसको बोलते हैं यहाँ पे टेक्टोनिक, इसको बोलते हैं टेक्टोनिक स्ट्रेस यहाँ पे बिल्डअप हो रहा है। और जब टेक्टोनिक स्ट्रेस यहाँ पे बिल्डअप हो रहा है तो देयर इज अ हाई चांस दैट अर्थक्वेक एक्टिविटी विल गोइंग टू टेक प्लेस। वहां पे भाई स्ट्रेन बिल्डअप हो रहा है और दैट विल लीड टू द सिस्मिक गैप होता है। तो जिसमें भी रप्चर अभी हुआ नहीं है रिसेंट पास्ट में, लेकिन होने के पूरे चांसेस हैं, उसको बोलते हैं। चलिए तो आगे बढ़ते हैं हम यहाँ पे। Plate tectonics is a scientific theory that describes the large-scale motion of Earth's lithosphere. Which one among the following statement regarding the plate tectonics is not correct? तो पहले ये बता दूं कि जो प्लेट टेक्टोनिक थ्योरी है वो क्या कहती है भाई, कि जो अर्थ लिथोस्फीयर बना है, जो अर्थ लिथोस्फीयर बना है हमारा, वो क्या है, वो क्रस्ट है भाई प्लस अपर मेंटल है, अपर मेंटल है, ठीक है, इसका बना हुआ है वो। और उसमें इट इज डिवाइडेड टू सेवरल प्लेट्स,
ओके। और कन्वेक्शन करंट की वजह से क्या करता है, मूव करता है। कन्वेक्शन करंट कहाँ पे फ्लो होता है भाई, एस्थेनोस्फेयर में, वो जो कि अपर मेंटल का ही पार्ट है। और एस्थेनोस्फेयर कैसा है, एस्थेनोस्फेयर जो सेमी फ्लूइड है, जो कि लिथोस्फेयर के जस्ट नीचे आता है, बेनेथ द लिथोस्फेयर। और एस्थेनोस्फेयर कैसा है, जो कि मोल्टन से बना है, जहां से मैग्मा आपको देखने को मिलता है, मैग्मा वहीं से भाई वॉल्केनिक इरप्शंस भी हमें देखने को मिलते हैं। तो ये है हमारा भाई प्लेट टेक्टोनिक थ्योरी का कुछ आपको एलिमेंट बताता हूं मैं। पहला स्टेटमेंट, टेक्टोनिक प्लेट्स आर कंपोज ऑफ द ओशनिक लिथोस्फेयर एंड द थिकर कॉन्टिनेंटल लिथोस्फेयर। बिल्कुल सही बात है भाई, दोनों से बना है, ऐसा हम बिल्कुल नहीं बोल रहे किसी भी से बना, बिल्कुल। द लिथोस्फेयर की जो प्लेट है भाई वो क्या है, रिजिड है, स्ट्रॉन्गर है देन द स्टेनोस्फेयर। टेक्टोनिक प्लेट्स आर एबल टू मूव बिकॉज द अर्थ लिथोस्फेयर हैज अ हायर स्ट्रेंथ देन द अंडरलाइंग स्टेनोस्फेयर। बिल्कुल, स्टेनोस्फेयर तो बिल्कुल वीक है एक तरह से, उसको बोलते हैं हम वीक जोन, एक तरह से हम बोलते हैं। और वो मॉल्टन से बना होता है, तो उसी की वजह से भाई मूव भी कर रहा है, ठीक है। उसके बाद द अर्थ लिथोस्फेयर इज ब्रोकन इनटू टेक्टोनिक प्लेट्स। बिल्कुल, हम टेक्टोनिक प्लेट्स पढ़ते हैं, वैसे मेजर प्लेट्स पढ़ते हैं, माइनर प्लेट्स पढ़ते हैं, बिल्कुल। तो है भाई, जैसे कि एग्जांपल के लिए मिड ओशनिक रेंज हो गया, मिड अटलांटिक रेंज हो गया, रिज हो गया सॉरी। और द अलोंग द डाइवर्जेंट प्लेट बाउंड्री सबडक्शन कैरीज प्लेट इनटू द मेंटल। तो यहां पे तो ये स्टेटमेंट गलत हो जाता है हमारा, देखते हैं कैसे। यहां पे वर्ड लिखा है सबडक्शन, देखो तो डाइवर्जेंट प्लेट बाउंड्री जब होगी तो जरा समझो, ये दो प्लेट है यहाँ पे, डाइवर्जन में एक दूसरे से दूर जाएंगे वो, और सबडक्शन में एक दूसरे के पास आएंगे। जो हमने देखा ना अर्थक्वेक, जहाँ पे अर्थक्वेक वाला रीजन बनता है, हिमालय जो बने वो सबडक्शन की वजह से बने, डाइवर्जन की वजह से नहीं बने। वॉल्केनिक एक्टिविटी हमें ज्यादा करके डाइवर्जन बाउंड्री में देखने को मिलती है, तो दूर जाएंगे, सबडक्शन नहीं होगा यहाँ पे। तो देखो ये वाला इसलिए गलत हो गया, बहुत सिंपल भी था सबडक्शन, और अगर आपको डाइवर्जन पता होगा तो कर लेते। अब ये देखिए, अभी ये देखो भाई, यहाँ पे क्या है, डाइवर्जन बाउंड्री एक दूसरे से दूर जा रही है। देखिए मैग्मा यहाँ से निकलेगा भाई, यहाँ पे वॉल्केनिक इरप्शन ज्यादा हमें देखने को मिलते हैं, इसलिए मैंने बोला ना कि जो पैसिफिक जो रिंग ऑफ फायर है वहां पे ये वाली एक्टिविटी बहुत ज्यादा देखने को मिलती है, ठीक है। और ये देखो यहाँ पे अभी ये होता है भाई हमारा, क्या हो रहा है यहाँ पे, सबडक्शन हो रहा है। सबडक्शन में प्लेट एक दूसरे के अंदर घुस रही है, और यहाँ पे देखो ये डाइवर्जेंट है, तो डाइवर्जेंट में दूर जाती है, ऐसे बढ़ती हैं खट खट। और ये जो होता है, ये कौन से फोर्सेस हैं, दीज आर द एंडोजेनिक फोर्सेस, नॉट द एक्सोजेनिक फोर्सेस। ये भी एग्जाम में कभी कभी पूछ लेते हैं। अब पूछो वॉल्केनिक इरप्शंस क्या है, वॉल्केनिक इरप्शन ड्यू टू द एंडोजेनिक और एक्सोजेनिक, तो डेफिनेटली एंडोजेनिक फोर्सेस हो गए ना यार, ये भी पूछा जाता है एग्जाम में। चलिए, ये बहुत बेसिक सा था, इसको ज्यादा दिमाग नहीं लगा तो भी हो जाता। अरेंज द फॉलोइंग फीचर्स फॉर्म बाय द रिवर इन द कोर्स ऑफ स्टार्टिंग फ्रॉम द अपस्ट्रीम। अब बताइए, ये बहुत ही सिंपल है वैसे तो, आप थोड़ा सा भी आइडिया होगा तो बता सकते हैं। अगर मेरे को कुछ भी नहीं पता है तो इतना मुझे पता है कि अगर आपको मैं डिपोजिशन लैंडफॉर्म, इरोजन लैंडफॉर्म अगर समझाने में सक्षम रहा हूं, तो इतना मैंने बताया है कि जो डेल्टा बनता है वो उसके माउथ पे बनता है, और माउथ उसका सबसे एंड पार्ट है, करेक्ट। तो ये तो सबसे लास्ट में होना चाहिए। देखो कहां पे सबसे लास्ट में, बस आंसर ना दिखे मुझे। चलो लास्ट में क्या दिखना चाहिए, 3 दिखना चाहिए, बाकी मुझे नहीं पता कुछ, 3 सबसे लास्ट में चाहिए। और क्या है भाई, ऑक्सबो लेक और मिएंडर। अच्छा पहले बताओ, पहले मिएंडर होगा कि पहले ऑक्सबो लेक बनेगा? पहले मिएंडर होगा तब तो ऑक्सबो लेक बनेगा। जो मिएंडरिंग ऐसे ऐसे होती है और बाद में जब ये दोनों पॉइंट ऐसे मिल जाते हैं तो ये पार्ट अलग हो जाता है, ठीक है। मतलब ये दोनों जैसे मिल जाएंगे तो ये वापस से रिवर साथ में चली जाएगा, और ये जो पार्ट रहेगा ना ये अलग बच जाएगा। तो पहले मिएंडरिंग होगी, उसके बाद ऑक्सबो लेक बनेगा, ये तो लॉजिकल है। तो यहाँ पे ऑक्सबो लेक कुछ भी करो, मिएंडरिंग के बाद आएगा, तो मुझे 1 के बाद 4 चाहिए, ये देख लो तुम पहले। अच्छा यहाँ पे भी 1 के बाद 4 है, यहाँ पे भी 1 के बाद 4 है। अब सोचना है यहाँ पे दोनों में, चलो उन्होंने लॉजिकली रखा है 1 के बाद 4 ही रखा है उन्होंने, तो ये ठीक है मानता हूं मैं। 3 तो लास्ट में ही आएगा। अब 2 को अरेंज करना है, 2 कहां पे जाएगा, क्या हो रहा है, फॉल। फॉल को हम बोलते हैं वाटरफॉल। अब मुझे बताओ वाटरफॉल आपको सबसे ज्यादा कहां मिलता है, हिमालय में मिलता है ज्यादा वाटरफॉल, या फिर आपको मिलता है यहां पे इन द प्लेन्स में? आप बताइए आप। तो हमें जो फॉल देखने को मिलता है वो हिमालयस में ज्यादा मिलता है, और हिमालय में ओरिजिनेट हो रही है रिवर। तो कहने का मतलब यहाँ पे क्या होगा, 1 सबसे पहले है, जो फॉल है ना वो पहले आएगा। तो देखिए फॉल कहां पे, 2 सबसे पहले आएगा, बी इज द राइट आंसर। चलो तो अब देखते हैं जरा, ये देखिए बहुत अच्छा सोर्स है भाई इसका। रिवर यहाँ पे शुरू हो रही है, देखिए वाटरफॉल हो रहा है यहाँ पे, मतलब स्लोप अच्छा मिल रहा है तो गिर रही है पानी, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे मार्शी लैंड, ट्रिब्यूटरी इसको आगे जोड़ रही है, ट्रिब्यूटरी डिस्ट्रीब्यूटरी सब निकलेंगे यहाँ पे। अब देखिए ऑक्सबो लेक मिएंडर बनने के बाद, ये देखिए मिएंडर हुआ
ऑक्सबो लेक उसके बाद बन रहा, फिर फ्लड प्लेन्स हैं इसके, डेल्टा सबसे आखिरी में बनेगा। और एस्चुरी कहाँ बनता है? एस्चुरी वैसी जगह बनता है जहाँ पे मतलब डायरेक्टली वो कनेक्ट हो जाती है सी को, वहाँ पे उसके पास उतने डिपोजिशनल वो नहीं होते हैं, सैंड वैंड नहीं होते हैं, तो डायरेक्टली सी में मिल जाती है, ओशन में मिल जाती है, जैसे कि नर्मदा और तापी। ठीक है, क्योंकि वैसे भी वो वेस्ट फ्लोइंग रिवर है, उनके पास उतना डिपोजिशनल सैंड्स नहीं होते हैं कि उसको कैरी कर पाए, और डेल्टा नहीं बनाती हो। चलिए, तो इसका आंसर बहुत ही सिंपल था, थोड़ी सी बेसिक अंडरस्टैंडिंग पे भी आप कर सकते थे। अर्थक्वेक के ऊपर काफी क्वेश्चन है यार। Which of the following statement related to the earthquake are correct? The point of the origin of earthquake is called epicenter. क्या बोलते हो? चलो दूसरा पढ़ते हैं। The line joining the place which were affected by an earthquake at the same point of a time is called the homosesmal lines. बिल्कुल सही बात है, homosesmal line उसको हम बोलते हैं, जहाँ पे भाई वैसे पॉइंट्स होते हैं जहाँ पे अर्थक्वेक अफेक्ट करता है। ठीक है, तो ये वाला तो सही है। फर्स्ट वाले में क्यों डाउट है मुझे? द पॉइंट ऑफ ऑरिजिन ऑफ अर्थक्वेक इज कॉल्ड एपिसेंटर। एपिसेंटर थोड़ी बोलते हैं, उसको हम फोकस बोलते हैं, या फिर हाइपोसेंटर बोलते हैं। हम क्या बोलते हैं? फोकस, या फिर हाइपोसेंटर बोलते हैं उसे। हाइपोसीएनटी, हाइपीओ होगा, देख लेना है, हाइपोसेंटर। ठीक है, तो एपिसेंटर क्या होता है? जैसे अर्थ के ऊपर वाला पॉइंट होता है, ये देखिए, ये वाला, ये देखिए, ये होता है हाइपोसेंटर, जहां पे हिट हुआ है, सेस्मिक एक्टिविटी शुरू हुई है, और उसके 90 डिग्री वर्टिकल हमें क्या मिलता है? एपिसेंटर बोलता है ना, इस तरह के क्वेश्चन पूछे जाता है, ये है, इसलिए वो स्टेटमेंट गलत था। सेकंड वाला स्टेटमेंट सही है। देखिए, अभी आपको सीधा भाई, आपको मैं जो लाया है सोर्स, ये 7th क्लास के एनसीईआरटी का सोर्स है। कहाँ का है? आई थिंक 7th क्लास का है। सिमिलरली व्हेन द लिथोस्फीयर प्लेट्स मूव, द सरफेस ऑफ अर्थ वाइब्रेट, द वाइब्रेशन कैन ट्रेवल ऑल अराउंड द अर्थ, दीज वाइब्रेशंस आर कॉल्ड अर्थक्वेक। पता है सबको। द प्लेस इन द क्रस्ट वेयर द मोमेंट स्टार्ट इज कॉल्ड द फोकस। ये 7th क्लास के एनसीईआरटी में दिया हुआ। द प्लेस ऑन द सरफेस अबव द फोकस इज कॉल्ड एपिसेंटर। यही तो पूछा था हमें। वाइब्रेशन ट्रेवल आउटवर्ड फ्रॉम द एपिसेंटर एज अ वेव, जो पी वेव और एस वेव होती है। पी वेव पहले पहुंचती है, एस वेव बाद में सेकेंडरी वेव होती है। ग्रेटर डैमेज इज यूजुअली क्लोजेस्ट टू द एपिसेंटर एंड द स्ट्रेंथ ऑफ द अर्थक्वेक डिक्रीजेस अवे फ्रॉम द सेंटर। आपको क्या बताया था? ये सेम लाइन पूछी थी ना ऊपर, हमारा एक पीआईक्यू था, क्वेश्चन हमने देखा था। ये देखिए, अब जरा आपको थोड़ा और बता दो, ये देखिए थोड़ा, ये 7th क्लास की बुक है। ये क्या है यहाँ पे? हाइपोफोकस, इसके ऊपर क्या है? एपिसेंटर है। और सिस्मिक एक्टिविटी हमें यहाँ पे देखने को मिल रही है। जितना दूर जाएंगे यहाँ पे बहुत कम देखने को मिलेगी, उसका झटका बहुत कम देखने को मिलेगा। यहाँ पे आसपास बहुत ज्यादा देखने को मिलेगा। अब जरा और चीजें देख लो भाई, ये कुछ चीज और देख लो। ये डू यू नो यहाँ पे दिया है, कौन सी दो है, कौन सी वेव है? पी वेव होती है, इसको लॉन्गिट्यूडनल वेव भी कहते हैं। एग्जाम में सीधा पूछा जाता है, सीधा, कि पी वेव भाई। इससे पहले आपने अगर मेरा पहला वाला पीआईक्यू अटेंड किया है, देखा है, तो उसमें क्वेश्चन था ये। अब बताओ, क्या 7th क्लास के एनसीईआरटी यूजफुल नहीं है? बिल्कुल यूजफुल है। तुमको भाई भरोसा होना चाहिए कि भाई उस बुक से आते हैं चीजें। बस आपको इतना बोलना चाहूंगा मैं। तुमको लोग लगता है कि नहीं सिर्फ हम हायर क्लास का पढ़ लें, जीसी लियोंग पढ़ लें, हाँ अच्छी बात है, तुम पढ़ो, लेकिन तुम्हें जहां से डायरेक्टली आ रहा है वो पढ़ लो ना, क्या प्रॉब्लम है? एक बार देख लो, तुम्हें कुछ अच्छा चीज मिल जाए वहां पे, और मिलता है, नॉट अ डाउट, अच्छा चीज मिलता है। चलिए, तो भाई पी वेव, जिसको हम क्या बोलते हैं? लॉन्गिट्यूडनल वेव बोलते हैं। प्राइमरी वेव होती है, सबसे पहले रीच करती है। एस वेव होती है जो ट्रांसवर्स वेव होती है, और पी वेव होती है जो भाई सब में ट्रैवल करती है, मतलब, और एस वेव होती है जो मोल्टन में नहीं ट्रैवल करती, आपको बता दूं मैं। एल वेव्स और जो सरफेस वेव, इसको हम बोलते हैं। तो 3 टाइप के वेव हमें देखने को मिलती है। एग्जाम में डायरेक्टली ऐसे पीवाईक्यू पूछा जाता है, पूछा गया है। चलिए, अगला क्वेश्चन, ट्रफ एंड द रीजेस। अब बताइए, अगर आपने थोड़ा सा पढ़ा होगा, रीजेस क्या होती है? ऐसे, ये जो टॉप है ना, इसको हम बोलते हैं रीजेस। और ट्रफ क्या होता है? अब अगर हमने साउंड वेव भी पढ़ा होगा ना, तो साउंड वेव क्या होता है? ऐसे होता है ना, ट्रैवल करता है ऐसे। तो ऊपर वाले को हम क्या बोलते हैं? जो टॉप होता है इसको हम बोलते हैं रीजेस, और नीचे वाले को हम क्या बोलते हैं? ट्रफ। तो ट्रफ वाला कौन सा एरिया होगा? जो लो प्रेशर का होगा। लो प्रेशर यहाँ पे डाउन है, और हाई प्रेशर यहाँ पे क्या होगा? तो ट्रफ और रीजेस पूछा है, तो यहाँ पे लो प्रेशर एंड हाई प्रेशर रिस्पेक्टिवली पहला आंसर होना चाहिए। डाउट ही नहीं है इसमें कुछ। ये देखो, इसको हम ट्रफ बोलते हैं, देखो यहाँ पे। और रीजेस क्या होती है? बहुत सिंपल था, elongated area of low pressure and the high pressure respectively। बात खत्म। सॉलिफ्लक्शन, अरे बाप रे बाप। अब बताओ, तुम लोग जब चीजें इग्नोर करते हो ना, हमारी आदत होती है, सॉलिफ्लक्शन पढ़ाया है तुम लोगों को। कास्ट रीजन में सॉलिफ्लक्शन नहीं बनेगा, सवाना में तो बिल्कुल नहीं बनेगा। सवाना तो छोड़ी दो, यहां पे बनेगा कहां पे?
डिजर्ट छोड़ दो। अब तुम लोगों को परमाफ्रॉस्ट तो समझ में आ रहा है, परमाफ्रॉस्ट मतलब ठीक है, लेकिन ये लिखा कहाँ पे, एग्जैक्ट लाइन कहाँ लिखी है, ये कौन से टाइप की भाई ऐसी जियोमॉर्फिक प्रोसेस, कौन सी एक्टिविटी है? देखिए पहली बात है, मास मूवमेंट के अंदर हम पढ़ते हैं, किसमें पढ़ते हैं? मास मूवमेंट के अंदर इसको हम पढ़ते हैं। मास मूवमेंट में कौन सा टाइप का मास मूवमेंट? जो स्लो मूवमेंट है, हमने पढ़ा था ना, स्लो होता है, रैपिड होता है और लैंडस्लाइड होता है। जो स्लो वाला मूवमेंट है उसके अंदर हम पढ़ते हैं। स्लो में एक और मूवमेंट होता है सबसे सबसे स्लो, उसको बोलते हैं क्रीपिंग, हमने पढ़ा था, याद करिए आप। टेलस हमने पढ़ा था। उसके बाद हमने रॉक क्रीपिंग पढ़ा था हमने, याद करिए। ये सब चीज हमने पढ़ रखी है। टेलस क्रीप हमने पढ़ रखा है, हमने सॉइल क्रीप पढ़ रखा है, और उसी के बाद हमने पढ़ा था कि इसके अंदर सॉलिफ्लक्शन होता है। सॉलिफ्लक्शन में तो उसके अंदर वाटर ऐड, थोड़ा सा वाटर का एडिशन हो जाता है। और कौन से रीजन में होता है? जहां पे अपना ये थोड़ा सा ठंडी वाला एरिया होता है, वहां पे होता है। अब जरा एनसीईआरटी की लाइनें पढ़ लें, ये देखिए जरा, थोड़ा नीचे है, ये पूरा का पूरा वहीं से मैंने कॉपी पेस्ट करके आपको स्क्रीनशॉट डाला है। क्रीप इज अ टाइप अंडर दिस कैटेगरी, स्लो मूवमेंट है, विच कैन ऑकर ऑन मॉडरेटली स्टीप एंड सॉइल कवर्ड स्लोप। ये देखिए इसकी स्टीप क्या होती है, तो स्लोप क्या होता है, बहुत बहुत कम होता है, मतलब ऐसे। और जब रैपिड वाला देखोगे तो उसका स्टीप थोड़ा सा ज्यादा वर्टिकल। सिंपल सी बात है ना, मास मूवमेंट के लिए। मास मूवमेंट किसके अंदर होता है? ग्रेविटी के अंदर होता है, ये बात भी बता चुका हूं मैं। देखिए अब जरा थोड़ा इस पे आता हूं। डिपेंडिंग अपॉन द टाइप ऑफ द मटेरियल इन्वॉल्व सेवरल टाइप ऑफ क्रीप, सॉइल क्रीप, टेलस क्रीप, रॉक ग्लेशियर क्रीप can be identified. Also included this type solifluction, which involves slow down slope, flowing soil, mass और fine grained rock debris saturated और lubricated with water। मतलब उसके अंदर वाटर ऐड कर दिया जाता है, बाद में फिर वो जैसे फ्लो हो रहा है तो रुक जाता है, ऐसे आपको लेयर्स मिल जाती हैं। तो मैंने ऐड करना भूल गया यहाँ पे, वो भी ऐड कर दूंगा अगली बार अगर दिखा तो मुझे। वैसे आप मेरा लेक्चर अटेंड कर सकते हैं, आपको मिल जाएगा वहां पे, सब कुछ मैंने डाल रखा। दिस प्रोसेस इज क्वाइट कॉमन इन मॉइस्ट टेम्परेट area where surface melting of a deeply frozen ground and long continued rain respectively। क्या लिखा है ये, क्या लिखा है? ये सीधा सीधा कॉपी पेस्टेड वहां से। तुम बोलोगे भाई एनसीईआरटी से कहाँ आता है, हम तो भाई अपना सोर्स पढ़ेंगे। बिल्कुल पढ़ो, बिल्कुल पढ़ो, लेकिन एनसीईआरटी को भूलो मत। बार बार बोलता हूँ, एनसीईआरटी के भरोसे अच्छे अच्छों ने अपना पेपर क्लियर कर लिया और पेपर क्लियर कर रहे हैं। तुम ही हो जो लोग को लगता है नहीं नहीं नहीं, और वो तुमको दुनिया में वो लोग हैं जो तुमको एड़ा बना रहे हैं, बोले नहीं 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 एनसीईआरटी से नहीं, हमारे सोर्स से आता है। अरे तेरा सोर्स भी एनसीईआरटी से ही बना है भाई, चल। मैं बहुतों को सुना है, बहुतों को सुना है मैंने। चलिए अब बताइए भाई, विच आर द व्हाट इज द डिप्रेशन एट द टॉप ऑफ द वोल्केनो फॉलोइंग अ वोल्केनिक इरप्शन कॉल्ड। अब इसका अगर सोर्स में आपको 7th क्लास के एनसीईआरटी में अगर दे दिया ना, तो तुम बोलोगे अरे भाई कैसे। ये देखो जरा क्या बोला है, व्हाट इज द डिप्रेशन एट द टॉप, जो जो खड्डा बनता है ना, ऐसे यहाँ पे खड्डा बनता है, उसको हम क्या कहते हैं? वोल्केनिक इरप्शन में उसको हम क्या कहते हैं? देखिए सिंडर, तो सिंडर टाइप का एक होता है, हम पढ़ते हैं, लेकिन सिंडर यहाँ पे नहीं है। चैम्बर कहाँ रहेगा? चैम्बर ऊपर रहेगा कि नीचे रहेगा, बताइए आप जरा। तो यहाँ पे क्या होगा? कार्टर। देखते हैं जरा कौन सा, जिमी कार्टर देखते हैं। चलिए आ जाइए, ये है 7th क्लास की हमारी डायग्राम। 7th क्लास का क्या बना भाई ऊपर? कार्टर। कहां से लाया मैंने? 7th क्लास। अपना ये रास्ते को हम क्या बोलते हैं? इसको हम बोलते हैं वेंट। किधर गया मैग्मा चैम्बर? ये तो सबसे नीचे है ना। सिंडर तो एक टाइप होता है, सिंडर कोन एक टाइप होता है वोल्केनिक इरप्शन का। वेंट आपको बता दिया है मैंने, ये 7th क्लास का डायग्राम, 7th क्लास का। इन्होंने ये साइड में इंडोजेनिक और एक्सोजेनिक डू यू नो में लिखा हुआ था, तो उसकी जरूरत नहीं, तो मैंने लिया नहीं वो। और आपको अपर मेंटल में होता है, अपर मेंटल कौन सा स्फीयर? एस्थेनोस्फीयर में, जहां पे मैग्मा, जहां पे कन्वेक्शन करंट फ्लो होते हैं, वो वाला रीजन है। क्रस्ट आपको पता ही है, मतलब ये अपर मेंटल का पार्ट है, क्रस्ट उसके ऊपर होता है, लिथोस्फीयर जिसको हम बोलते हैं। चलिए अब कहां से पढ़ा मैंने? 7th एनसीईआरटी। आपको बताता रहता हूँ सब चीजें, सोर्स बताता रहता हूँ, जैसे आपका थोड़ा सा ना दिमाग खुले, बोले नहीं 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 हमको पढ़ना है तो ढंग की जगह से पढ़ना है, 150 किताबें नहीं फॉलो करनी है, बस इतना बोलना है मेरा। पढ़ो यार, लेकिन एक ठीक ठाक जगह से पढ़ो, बस इतना बोलूंगा मैं। चलिए अभी आपको ना ये वाला अगला क्वेश्चन, केव, आर्चेस, स्टेक एंड स्टंप आर द लैंडस्केप फीचर ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग। अब अगेन इसका तुमको 11th क्लास के एनसीईआरटी सोर्स है, इसका किससे बनता है? विंड, लाइमस्टोन। अरे लाइमस्टोन से थोड़ी बनता है, लाइमस्टोन के नाम बताऊं मैं क्या है? सिंक होल है, शैलो होल है, उसके बाद अपना डोलिन है, लैपीज है, स्टेलसेटाइट है, स्टेलेग्माइट है, अपना पिलर है, ये लाइमस्टोन से बनते हैं। क्रास्ट रीजन, रिवर का तो बहुत ही अलग है। यहां पे किससे बनेगा? वेव से बनेगा। विंड वाले ऊपर हमने पढ़ी लिया, खतरनाक खतरनाक नाम थे, क्या बनेगी जरूर, ये देखो
ये सिर्फ इतना ही कि ये सिर्फ टॉपिक था, ये सिर्फ टॉपिक का नाम है, इरोजन लैंडफॉर्म ड्यू टू वेव्स, जो अपना सी वेव्स होती हैं उससे। क्या है? क्लिफ है, टेरेस है, केव है, स्टेक है, और स्टंप हो गया, स्टंप जो कि ऐसे सीधा खड़ा रहता है, वो बोलता है हम इरोड नहीं होंगे तुमसे, ये वो सी वेव से बोले तो हम बहुत लंबे टाइम बाद इरोड होंगे, ठीक है, ये वो वाला आइटम है। जरा देख लेते हैं, जरा इसका फिगर वगैरह देख लो, ये देखो, एक केव है, ये स्टेक है, स्टंप है, ये पिक्चर देख के समझ में आता है सारे के सारे ओरिजिनल है। और तुमको हेडिंग कहाँ से मिलेगा? ये पूरा हेडिंग 11th क्लास की सिर्फ हेडिंग है, वो हेडिंग आपको स्क्रीनशॉट डाला है मैंने, बाकी कुछ डाला ही नहीं है। ये कहाँ, इसके नाम आपको पता होना चाहिए बस, और कुछ नहीं नहीं पता होना चाहिए, चलेगा काम, ठीक है। सो ऑल दीज आर द पार्ट ऑफ द दिस, और इसमें इतना ही पढ़ लो अभी तो। सी केव, सी आर्च, आर्क हो गया ना, यहाँ पे आर्क पढ़ लो, एक आर्क होता है, उसके बाद हाँ आर्क तो पढ़ ही लिया वैसे इसके अंदर, चलो आर्क हो गया है, केव हो गया, और कुछ इसके अंदर तो नहीं होता है, टेरेस हो गया, हाँ बस इतना बहुत है यार, ठीक है। केव आर्च से सारे के सारे वेव से बने। चलिए अगला क्वेश्चन, द हैवीएस्ट रॉक विच आर रोल्ड अलोंग द रिवर बेड इन द रिवर ट्रांसपोर्ट कम अंडर विच टाइप ऑफ लोड? इसको बोलते हैं ट्रैक्शन लोड। अब ये सॉल्यूशन देखिए, सॉल्यूशन हो ही नहीं सकता, बिकॉज सॉल्यूशन क्या होगा, सॉल्यूशन पूरी तरह से मिक्स हो जाएगा, तो उसके लिए तो बहुत आसानी से वो उसको निकाल सकती है ना। सस्पेंशन छोटे छोटे पार्टिकल होते हैं, साल्टेशन और छोटे छोटे, ट्रैक्शन जो बड़े बड़े बाउल्डर्स होते हैं, जो बड़े बड़े बाउल्डर्स होते हैं उसको हम बोलते हैं, उसको जब रिवर अपने साथ कैरी करती है ना, उसको हम बोलते हैं ट्रैक्शन लोड। अब ये ऐसे नहीं समझेगा, मैं बोल रहा हूं ना, आपको समझेगा नहीं, इसके लिए पिक्चर देख लो, समझ जाएगा तुम्हें। ये देखो, सस्पेंशन क्या है, पार्टिकल्स थोड़े बड़े हैं, सॉल्यूशन तो तुम्हें बहुत ही छोटे दिखेंगे भी नहीं, सॉल्टेशन अगेन थोड़े बहुत बड़े बड़े पार्टिकल। ये देखिए सबसे बड़े पार्टिकल किसके, ट्रैक्शन के हैं, वही पूछा था तुम्हें। ये देखो इनमें से कौन सा, भाई ये देखो पिक्चर, ज्योग्राफी में हमेशा दिमाग में रखना, जब नहीं समझ में आया थोड़ा पिक्चर देख लेना, पिक्चर देख के ना समझ में आ जाता है, ऐसे समझ में नहीं आएगा, ऐसे कोई दुनिया में बताते रहे ऐसे होगा वैसे होगा, जब आप देखोगे ना फिजिकली जाके तब समझ में आएगा, ज्योग्राफिकल फीचर होते ही ऐसे। तो देखो अब समझ में आ गया तुम्हें कौन सा बड़ा होता है, ये सबसे बड़े जो बाउल्डर्स होते हैं बड़े बड़े होते हैं, इसको बोलते हैं। और 4 टाइप के भाई, सस्पेंशन, ट्रैक्शन, सॉल्यूशन। अब बता दो सबसे ज्यादा मेहनत किस में लगेगी, सबसे ज्यादा भाई एफर्ट किस में लगेगा उसको लाने के लिए, हैवीएस्ट कौन सा है, ट्रैक्शन लोड। चलिए आगे बढ़ते हैं, क्या समझाना तो कुछ भी नहीं, बाकी पढ़ लेना तुम लोग। कन्वेक्शन करंट कहाँ होगा भैया, विच मूव द टेक्टोनिक प्लेट्स आर फाउंड इन, एस्थेनोस्फीयर में होगा। एस्थेनोस्फीयर किसका पार्ट है भाई, अपर मेंटल का पार्ट है, ठीक है। आउटर कोर इनर कोर तो रहने दो, क्रस्ट तो ऊपर हो गया, मेंटल अपर मेंटल, अपर मेंटल कहां है भैया, अपना एस्थेनोस्फीयर। बिल्कुल सही बोला मैंने, ये कितनी बार रिपीट हो गया ना, कितनी बार चिल्ला चिल्ला के हमारा बोल दिया मैंने इसको, ये होता है जब हम पीआईक्यू करते हैं ना, रिपीट बहुत हो जाता है। इसी के अंदर आपको मैग्मा राइज देखने को मिलेगा। ओके चलो पढ़ लेना इसको आराम से। कार्डामोम हिल आपको कहाँ मिलेगी, देखो ये आपको इंडियन ज्योग्राफी जब कराऊंगा तो बता दूंगा, वेस्टर्न घाट का पार्ट है कार्डामोम हिल, ठीक है। क्या बोलते हैं भाई इसको, इलायची की, इलायची होता है, इलायची के वो होता है हिल है, चलिए केरला तमिलनाडु में मिलेगी, आपको बता दूंगा मैं, इसमें चिंता मत करिए, जब आ गया तो मैंने लिख दिया। द लॉन्ग नैरो स्ट्रेच ऑफ सैंड स्लैश शिंगल विथ वन एंड अटैच टू द मेनलैंड इज कॉल्ड, इसको हम क्या बोलते हैं, इसको हम बोलते हैं भाई सैंड पिट, स्पिट, सॉरी स्पिट बोलते हैं, आई थिंक इफ आई एम नॉट रॉन्ग। चलो देखते हैं जरा इसके, हम पहले हम समझ लेते हैं, पिक्चर्स देख लेते हैं भाई, जीसी लॉन्ग के कुछ पिक्चर्स आपके लिए मैंने ऐड की है। क्या बोला था उन्होंने, अच्छा क्वेश्चन देख लो यार, क्वेश्चन देख लो पहले, चलो क्वेश्चन कहाँ गया रे भाई, लॉन्ग नैरो स्ट्रेच ऑफ सैंड विथ वन एंड अटैच टू द मेनलैंड, एक एंड जो है मेनलैंड का अटैच है, एक एंड फ्री है, मतलब वन एंड अटैच टू मेनलैंड एंड वन एंड इज फ्री, करेक्ट, वन एंड यहाँ पे फ्री मिलेगा। चलो देखते हैं, अब देखो सैंड ड्यून तुम्हें लगता है क्या, सैंड ड्यून यहाँ पे होगा नहीं, ये तो डेजर्ट का है भाई, तो तुम हटो, सैंड बार तो दोनों साइड कनेक्टेड रहता है, ऐसे ऐसे कनेक्टेड मिलेगा आपको। टोम्बोलो क्या होता है, जो दो ऐसे, एक यहाँ पे आइलैंड है और एक ये आइलैंड है, मतलब छोटे छोटे हैं, इन दोनों को कनेक्ट करता है, तो यहाँ पे सैंड पिट होगा, देखो जरा बताता हूँ मैं, ये देखो जिसको बैरियर स्पिट बोला है इन्होंने, देखो यहाँ से एक साइड से कनेक्टेड है, एक साइड ऐसे फ्री है, ठीक है। ये जो अंदर वाला लगून है बे बैरियर, इसको आप सैंड बार बोल लो, ठीक है। और उसके बाद देखो ये टोम्बोलो है, देखो एक लैंड यहाँ पे है और एक यहाँ पे, दोनों को कनेक्ट कर रहा है, ये टोम्बोलो है, ठीक है। बीच तो आपको पता है, बीच तो बगल में ही होता है, तो समझ में आई बात, कितनी चीज हमने पढ़ी, ये सारे के सारे क्या हैं, ये तो पता होना चाहिए सारे सारे क्या हैं, इसको हम बोलते हैं डिपोजिशनल, क्या है, डिपोजिशनल लैंडफॉर्म, किसके, डिपोजिशनल लैंडफॉर्म किसके हैं भैया, ये हमारे इसके सी के हैं,
सी द्वारा बने हैं। चलो इरोजनल तो बता दिया, इरोजनल तो ऊपर हमने पढ़ा था ना, केव, आर्क, ये सब हमने पढ़ लिया। अब जरा देखते हैं जरा कुछ और चीजें। ये देखो, ये क्या लग रहा है आपको, ये क्या लग रहा है आपको, एक छोटा सा इधर कनेक्टेड है और एक इससे कनेक्ट हो रहा है, ये क्या बोल देंगे इसको, हमने ऊपर क्या पढ़ा, टोम्बोलो, इसको हम क्या पढ़ेंगे, टोम्बोलो। चलो आगे बढ़ते हैं। अच्छा ये सॉरी, ये गलत जगह पे ऐड हो गया, ये अपना पॉइंट बार होता है, रिवर की वजह से बनता है, ये आगे आएगा, आपको बता दूंगा मैं, ये साथ से गलत जगह पे ऐड हो गया, ये सॉरी माफ करिए, आ जाएगा। इसका भी क्वेश्चन है, विच आर द फॉलोइंग कास्ट लैंडफॉर्म इज द लार्जेस्ट इन द साइज। अब देखो, अब बताओ ये सारे के सारे नाम आपने सुने कि नहीं सुने, सारे नाम आपने सुने होंगे, इसमें सबसे बड़ा कौन सा होता है। अभी कभी कभी क्वेश्चन थोड़ा ट्रिकी हो जाता है, इसमें थोड़ा सा ऐसे ही जब पीआईक्यू करते हैं तो समझ में आ जाता है, ऐसी बात नहीं है, ज्यादा टफ नहीं है। तो सबसे छोटा है इसमें शैलो होल होगा, ये तो पता था, ये तो मैंने कल ही बताया था, ये सबसे छोटा होगा। उससे बड़ा होगा सिंक होल, क्योंकि देखिए ऐसे है, इस होल मतलब ये थोड़ा सा गड्ढा बना है लेकिन ज्यादा नहीं है, थोड़े फीट का होगा। उसके बाद थोड़ा सा और नीचे चले जाओ आप, ये बनेगा सिंक होल, ठीक है। उसके बाद हमें क्या करेंगे भाई, सिंक होल के बाद हमें डोलाइन बनेगा, डोलाइन मतलब, और ये खाली हो गया एक तरह से, ऐसे ऐसे, अभी जो सिंक होल बन रहा था नहीं, खाली हो जाएगा यहाँ पे, मतलब बीच में गैप हो गया, इसको बोलते हैं डोलाइन, ठीक है। उसके बाद ऐसे दो चार ऐड करोगे तो वाला मिल जाएंगे, और सबसे बड़े होते हैं जो पोलजे, ये सबसे बड़े होते हैं इनमें। चलो ये देखो यहाँ पे जरा नाम देख लेते हैं, डोलाइन जिसके अंदर खड्डा हो चुका है, उसके बाद हमने वाला देखा, उसके बाद पोलजे सबसे बड़े होते हैं इनमें से जो हैं, और शैलो होल और सिंक होल यहाँ पे दिया, तो यहाँ पे सबसे बड़े जो है वो अपने किधर गए, वो पोलजेज हैं, ठीक है। थोड़ा बस नाम दिमाग में रखना है इनके, ये फालतू क्वेश्चन इसमें कभी कभी आ जाते हैं, बस इतना ही बोलना चाहूंगा मैं, और कुछ नहीं। लार्जेस्ट लैंड कास्ट लैंडफॉर्म, फ्लैट फोल्ड होते हैं दैट कैन टू सेवरल किलोमीटर वाइड। चलिए वाला किससे बनता है, मल्टीपल सिंक होल को बनके वही वाला बनते हैं, मीडियम साइज के होते हैं। शैलो होल और सिंक होल, तो शैलो होल तो बहुत ही स्मॉल डिप्रेशन है, बहुत ही छोटे होते हुए बताया आपको मैंने, ओके। अब देखो भाई एक हिस्सा, क्या आपने टोम्बोलो पढ़ा आपने, क्या आपने पॉइंट बार, देखो ऊपर आया था ना पॉइंट बार, देखो ये आ गया था, मैंने आपको बोला था ना, माफ करिए जरा, ये देखो, ये देखिए पॉइंट बार, ये किससे बनता है, मैंने समझाया भी है, रिवर के डिपोजिशन में समझाया भी है। ये देखो, ये जो रिवर यहाँ पे कट करते हैं ना, मेंडर कर रही होती बार बार, मेंडर कर रही होती बार बार, ये देखो मेंडर कर रही है, क्या होता है भाई, ये कट बैंक बनाती है एक, ठीक है, कॉनकेव शेप का होता है, कॉनकेव शेप का होता है, ये देखिए कॉनकेव शेप का होता है, इसको बोलते हैं कट बैंक। और जो यहाँ पे जो इसके देखिए ऐसे हुआ, तो यहाँ के जो मिट्टी उट्टी होगी, जो बड़े बड़े बाउल्डर्स होंगे, तो सामने उसको डिपॉजिट करेगी, सामने उसको ना ऐसे ऐसे डिपॉजिट करती जाएगी, और जो डिपॉजिट कर रही है उसी को हम बोलते हैं पॉइंट बार। तो पॉइंट बार क्या है, इरोजन डिपोजिशनल लैंड है, क्या है, डिपोजिशनल लैंड है, बस दिमाग में रखना है। डिपोजिशन किसके द्वारा बनते हैं, रिवर के द्वारा बनते हैं। चलिए अब जरा समझा देता हूं, एक क्वेश्चन आया है, इससे पहले देखो रिपीट हो गया। मोरेन किससे बनेगा भाई, कितनी बार आ चुका है, ग्लेशियर से बनेगा, डी को 2 कर दो। उसके बाद अपना पॉइंट बार किससे बनेगा, रिवर से बनेगा, सी को यहाँ पे 3 कर दो। टोम्बोलो किससे बनेगा, विंड से बनेगा कि सी से बनेगा, विंड से बनेगा यार, सॉरी सी से बनेगा, अभी पता है ना, जो दो ऐसे है उसको कनेक्ट करता है, उसको बोलते हैं, दो जो बड़े बड़े लैंड मास है उसको कनेक्ट करता है, उसको हम टोम्बोलो बोलेंगे। लोजेस किससे बनेगा, विंड से बनेगा। अभी अगर आपने पीआईक्यू भी किया हो तो इससे आप कर सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं, ये देखिए यहाँ पे भी ऐड किया था मैंने, चलो कोई बात नहीं। The gently sloping accumulation of the coarse alluvium deposit by the braided stream. Braided stream मतलब क्या होता है, कैसे स्ट्रीम आ रही है, उसके बाद डिपॉजिट रहा, उसने यहाँ जमा कर दिया, फिर उसने रास्ता ऐसे ले लिया, फिर वापस इसने कुछ जमा कर दिया, ऐसे यहाँ से भी कुछ निकल सकता है, यहाँ पे जमा कर दिया, यहाँ से कुछ निकल गई, मतलब ऐसे जमा करते करते ऐसे निकलती रहती है वो, और यहाँ पे आपको डिपॉजिट ऐसे 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 जमा होते रहते हैं, और इसके बीच में से आपको देखने को मिलेगा कि थोड़े बहुत ऐसे स्ट्रीम बाहर निकल रही हैं, तो इसको बोलेंगे एलुवियल फैन। ठीक है, जब हायर कोर्स से, जो ऊपर कोर्स से, जो अपर कोर्स से जब रिवर आ रही होती है तो बहुत सारे इरोडेड मटेरियल लेके आती है, बहुत सारे इरोडेड मटेरियल लेके आती है, और आगे उतनी कैपेबल नहीं होती कि उसको कैरी कर पाए, तो यहीं पे वो जमा कर देती है, इसको बोलते हैं एलुवियल फैन। ये देखिए अपर से आ रही है और यहाँ पे उसने जमा कर दिया, और फिर यहीं से पतली पतली धाराएं आपको निकलती हैं, यहीं से डिस्ट्रीब्यूटरी भी निकलती हैं बहुत सारी, इसको बोलते हैं एलुवियल फैन। चलिए बजाड़ा जो होते हैं, बजाड़ा तो सैंड बार तो आपको बता दिया मैंने, सैंड बार अपने को उधर मिलेगा, सी में मिलेगा। ठीक है, सैंड बार तो आपको बहुत सिंपल है, और आपको यहाँ पे बजाड़ास क्या होते हैं, एलुवियल फैन ही होते हैं, लेकिन मल्टीपल एलुवियल फैन को ऐड कर देते हैं आप, मल्टीपल जो एलुवियल फैन है उसको ऐड कर देते हैं, और ये ऐसा कोनिकल शेप नहीं होता, ये ऑलमोस्ट फ्लैट बन जाता है, ऑलमोस्ट फ्लैट बन जाता है बजाड़ास जो होते हैं। चलिए दियराज एक लो लैंड का फीचर है,
जो अपने बिहार और इधर यूपी की साइड आपको देखने को मिलेगा। लो लैंड का फीचर है, हाई लैंड का फीचर नहीं है, ये रिवर का लो लैंड का फीचर है। चलिए, सेडिमेंट डिपॉजिट्स होते हैं, ओके, बट लो लैंड है। देखिए मियंडरिंग रिवर की वजह से होता है। मियंडरिंग कहां होता है? लो लैंड में होता है। लो लैंड मतलब लोअर कोर्सेस में होता है। स्प्रिंग वेर कॉमन, स्प्रिंग मतलब जहां से पानी निकल सकता है। वेल ज्वाइंट रॉक्स, रॉक्स जहां पे भाई क्रैक्स है बिल्कुल वहां से निकल सकता है, कोई डाउट ही नहीं है अपने को। तो पहला वाला तो वेल ज्वाइंट रॉक मतलब जहां, देखिए स्प्रिंग मतलब जहां से आपको गैप वैसा है जहां से पानी निकलने के चांसेस है, उसको बोलते हैं। तो ज्वाइंटेड रॉक के अंदर से तो भाई पानी निकल ही सकता है, कोई बड़ी बात नहीं, वहां से तो इजीली पर्कुलेट कर लेगा वाटर। तो पहला वाला सही है। एरिड एरिड एरिया नहीं होगा क्योंकि यहाँ पे मानता हूं अंडरलाइंग रॉक से निकलने की पूरी चांसेस होते हैं, लेकिन एरिड एरिया में पानी की कमी है ना, तो स्प्रिंग के बहुत कम चांसेस है यहाँ पे। सेकंड वाला गलत है। कास्ट टोपोग्राफी बिल्कुल अंडरग्राउंड वाटर जो होता है वो इसको इरोड करके निकल सकता है। कास्ट टोपोग्राफी होता है ना अंडरग्राउंड वाटर से भी होता है, ठीक है, इरोजन होता है। तो वहां पे सिंक होल बन गया, केव बन गया, तो क्या हो गया, उसमें से पानी निकल जाएगा आसानी से। और टिल्टेड स्ट्राटा मतलब ऐसे 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 कुछ आपको देखने को मिलेगा। तो यहाँ पे गैप्स बनते हैं टिल्टेड के अंदर, सीधा नहीं है ना, वो टिल्टेड है, तो वहां से भी निकलने के, स्ट्राटा मतलब लेयर्स, तो वहां से भी निकलने के चांसेस होते हैं। तो 1, 3 और 4। चलिए, ये बहुत थोड़ा, ये देखिए अब ऐसे क्वेश्चन ना आपको कहीं किताब में नहीं मिलेंगे। ऐसे क्वेश्चन के आपके लिए थोड़ी सी अंडरस्टैंडिंग रहनी चाहिए, बस हो जाएगा काम। ये मैंने कोई बहुत अपनी ग्रेट नॉलेज से यूज नहीं किया, बस बेसिक अंडरस्टैंडिंग से किया मैंने इसको सॉल्व। आगे बढ़ते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट इग्नियस रॉक, कितनी बार रिपीट हो गया, आपको सारी चीज यहां पे क्लियर करा दूंगा। बसॉल्ट क्या है? इग्नियस रॉक है। इंट्रूसिव डेक्कन प्लेटू पूरा इसी से बना है। अपना उसके बाद ग्रेनाइट भी है, प्यूमिस भी है। ग्रेनाइट क्या होता है? एक्सट्रूसिव इग्नियस रॉक है। और प्यूमिस से भी है। और निस यहां पे नहीं होता, निस तो ग्रेनाइट से बनता है, इसको बोलते हैं मेटामॉर्फिक रॉक। मेटामॉर्फिक रॉक ये भी करा चुका हूं वैसे मैं आपको, लेकिन चलिए अब जरा देख लीजिए, सोर्स देख लीजिए हमारा सीधा ग्रेनाइट, गैब्रो, पेग्मेटाइट, बसॉल्ट, वॉल्केनिक ब्रेशिया एंड टफ, ये सारे के सारे किसके एग्जांपल हैं? ये सारे के सारे एग्जांपल है इग्नियस रॉक के। और 7th क्लास की एनसीईआरटी क्या कहती है? ग्रेनाइट जो है वो एक्सट्रूसिव है और जो बसाल्ट है वो इंट्रूसिव है। 7th क्लास की एनसीईआरटी, आप मेरा एक बार रॉक का वीडियो देख लीजिए, आपको समझ में आ जाएगा। अभी इसका टेक्सचर किस पे डिपेंड करता है? कहां पे कूल हो रहा है। अगर ऊपर कूल हो रहा है, दैट इज अर्थ क्रस्ट पे अगर कूल हो रहा है, सोलिडिफाई हो रहा है, तो उसका टेक्सचर कैसा होगा? बहुत ही सॉफ्ट होगा, बहुत ही स्मूथ होगा, जैसे कि बसाल्ट का, ठीक है। वही अगर आप अर्थ के अंदर हो रहा है सॉलिडिफाई, मैग्मा अगर सॉलिडिफाई हो रहा है, तो उसका जो टेक्सचर होगा थोड़ा सा हार्ड होगा, रफ होगा, उसके अंदर जो ग्रेन्स होंगे बड़े बड़े होंगे, वो ग्रेनाइट उसका एग्जाम्पल है। चलिए, गैब्रो उसका एग्जाम्पल है। ग्रेनाइट और गैब्रो क्या होता है? अब इसका एग्जाम्पल है अर्थ क्रस्ट के जो नीचे हो रहा है। चलिए जरा आपको सेडिमेंट रॉक भी दिखा देता हूं। सेडिमेंट रॉक कितने टाइप के होते हैं भाई? 3 टाइप के बनते हैं। मैकेनिकली फॉर्म, ये भी पूछा हुआ था। एक गिजराइट के ऊपर पूछा हुआ था, जहां पे गीजर्स निकलते हैं, वहां पे भाई इस टाइप के रॉक हमें देखने को मिलते हैं। तो एक ऑर्गेनिकली फॉर्म है। कोल यहाँ पे ऑर्गेनिकली फॉर्म है। चूना पत्थर, चौक ऑर्गेनिकली बना हुआ। मैकेनिकली मतलब तोड़ ताड़ के जो बना है। बलुआ पत्थर है, सैंडस्टोन है, कोंग्लोमरेट है, लाइमस्टोन है। चलिए, एग्जाम में पूछा हुआ भाई। मेटामॉर्फिक कौन से हैं? क्वार्टरजाइट है, मार्बल है। मार्बल के ऊपर कितनी बार होता है? स्लेट है, सेचिट्स है, ओके। उसके बाद ग्रेनाइट में, तो ग्रेनाइट नहीं होगा, निस होगा यहाँ पे, ग्रेनाइट के थ्रू बनता है। चलिए, तो ये सब आपको, ये सीधा मैंने एनसीईआरटी से डाला, एनसीईआरटी, एनसीईआरटी। चलिए, एग्जाम में पूछा हुआ है, क्या करो अभी, बताना पड़ेगा। रिंग ऑफ फायर बताओ। रिंग ऑफ फायर के ऊपर से पहले क्वेश्चन आ चुका। रिंग ऑफ फायर वैसा एरिया है जहां पे भाई डाइवर्जेंट बाउंड्रीज है, करेक्ट, जहां पे आपको बहुत सारी हमें वॉल्केनिक एक्टिविटीज हमें देखने को मिलते हैं। बिल्कुल सरकम पैसिफिक एरियाज है, बिल्कुल है। एन एक्टिव सिस्मिक जोन, हाँ ठीक है। डाइवर्जेंट प्लेट बाउंड्रीज है। डाइवर्जेंट है कि कन्वर्जेंट है, आप बताइए जरा। डाइवर्जेंट है तभी तो वॉल्केनिक एक्टिविटी हो रही है। अगर कन्वर्जेंट होता तो हमें अर्थक्वेक ज्यादा देखने को मिलता। तो यहाँ पे थर्ड वाला भी डाइवर्जेंट, हाँ। चलो देखते हैं जरा क्या है भाई। सॉरी, ऊपर वाला गलत है। ऊपर, सॉरी, माय मिस्टेक। अभी ऊपर वाला और नीचे वाला एक दूसरे को कॉन्ट्रडिक्ट करे, माय मिस्टेक। तो सिस्मिक जोन अगर होगा तो डाइवर्जेंट नहीं होगा, ये कन्वर्जेंट होगा। तो ये गलत हो गया, सॉरी। थर्ड वाला गलत है यहाँ पे, सेकंड वाला सही है, फर्स्ट वाला सही है। चलिए, तो यहाँ पे क्या होगा? ये कन्वर्जेंट बाउंड्रीज होगी। यहाँ पे अर्थक्वेक की ज्यादा एक्टिविटीज हमें देखने को मिलती है। वॉल्केनिक इरप्शन थोड़े बहुत हमें देखने को मिलते हैं, लेकिन ज्यादा करके हमें ये देखने को मिलता है, अर्थक्वेक देखने को मिलता है। वॉल्केनिक इरप्शन ऑल हमें देखने को मिलता है। सबडक्शन जोन है, इट इज अ सबडक्शन जोन, नॉट अ डाइवर्जेंट जोन। सबडक्शन जोन होता है जहाँ पे दो प्लेट्स आके मिलती हैं, टकराती हैं। चलिए, तो यहाँ पे फर्स्ट एंड सेकंड सही है। अभी देखिए, सेम क्वेश्चन 2016 में पूछा उन्होंने, सरकम स्पेसिफिक एक्टिव वॉल्केनिक रिलीम नहीं भाई, अब यहाँ पे एक्टिव सिस्मिक है। यहाँ पे सेकंड वाला ज्यादा सही है यहाँ पे, ठीक है।
वैसे यार फर्स्ट वाला भी सही है, वही डाउट रहता है मेरे को हमेशा कि वॉल्केनिक है कि सिस्मिक है, इसलिए दोनों के साथ चलता हूं मैं, दोनों के साथ जाता है। डाइवर्जन प्लेट बाउंड्री ना होकर कन्वर्जन ज्यादा होती है यहाँ पे, प्रोन टू सुनामी। जरा देखते हैं क्या है। तो यहाँ पे डाइवर्जन प्लेट बाउंड्री तो नहीं, ये तो श्योर हो गया कि कन्वर्जेंट है, लेकिन वॉल्केनिक एक्टिविटी और सिस्मिक दोनों अगर साथ में चल रहे हैं तो कहीं ना कहीं हमें दोनों पार्ट यहाँ पे देखने को मिलेंगे। प्रो टू सुनामी है, क्योंकि अर्थक्वेक अगर आएगा तो भाई सुनामी हमें देखने को मिलती है इसके अंदर। बिल्कुल फोर्थ वाला तो सही है, फोर्थ वाले के साथ तो मैं जा रहा हूँ। देखिए फोर्थ वाला यहाँ पे, फोर्थ वाला यहाँ पे भी, तो थर्ड वाले में, थर्ड वाला तो इससे पहले देख लिया कि थर्ड वाला तो गलत है, थर्ड वाला हटा दो। तो यहाँ पे बनता है 1, 2 एंड 4। तो देखते हैं जरा रीजन क्या दिया है। चलो, रिंग ऑफ फायर के अंदर में क्या देखने को मिलता है, वॉल्केनिक इरप्शंस भी हमें देखने को मिलते हैं और सिस्मिक एक्टिविटी भी देखने को मिलती है। इसी में मेरे को पहले वाले में कंफ्यूज हो गया था मैं। और यहाँ पे कन्वर्जन बाउंड्रीज भी हमें, कन्वर्जन बाउंड्री है इसलिए हमें अर्थक्वेक देखने को मिलता है। चलिए ठीक है, ओके। कन्वर्जन बाउंड्री मतलब यहाँ पे दो जब है, यहाँ पे दोनों आके दोनों एक दूसरे को घुसेंगे, सबडक्ट होंगे, तो डेफिनेटली वहां पे हमें राइज देखने को मिलेगा, को तो होगा। और सुनामीज हमें देखने को मिलती है ड्यू टू द दिस अपने अर्थक्वेक की वजह से। Various landform absorb on the surface of earth due to the difference of the type of structure of the crustal material। crustal material हाँ बिल्कुल ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं। डिफरेंस इन द लैंड फॉर्मिंग प्रोसेसेस, हाँ ये भी सही लग रहा है, पर ये देखिए इस अंडरस्टैंडिंग बेस्ड है, पूरा अंडरस्टैंडिंग बेस्ड है। डिफरेंशियल रेट ऑफ द प्रोसेसेस एट डिफरेंट प्लेसेस ऑन द अर्थ सरफेस, बिल्कुल तीनों सही लग रहे हैं यहाँ पे, लगने को तो तीनों सही लग रहे हैं, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। अभी बेसिकली समझ में आ रहा है कि क्वेश्चन का मतलब ये है कि लैंडफॉर्म अलग अलग जगह, मतलब अलग अलग जगह पे अलग अलग क्यों है, क्योंकि सबका स्ट्रक्चर सेम है। क्रश का मटेरियल सब जगह सेम नहीं, कहीं सॉफ्ट है, कहीं पे हार्ड है। लैंड फॉर्मिंग सब जगह अलग अलग हुई है, तो इसलिए हमें अलग अलग मिलेगा। अब जरा थोड़ा सा इसका बेसिक अंडरस्टैंडिंग यहां पे ले लीजिए। आप देखिए, एज देयर इज अ क्लोज रिलेशन बिटवीन द रॉक्स एंड द लैंडफॉर्म, rocks and the soil, and geographer require basic knowledge of the rock. There are many different kind of rocks which are grouped under these three family on the basis of the mode of formation। तो इसका कहने का मतलब है कि सब जगह पे फॉर्मेशन एक जैसा नहीं। ये थोड़ा सा बेसिक अंडरस्टैंडिंग हमें देता है, हमारी 11th क्लास के एनसीईआरटी में ये चीजें लिखी हुई हैं। तो इससे समझ में आता है कि हर जगह पे आपको एक जैसे रॉक नहीं मिलेंगे, बिकॉज हर जगह पे लैंडफॉर्म एक जैसा नहीं है। कहीं पे वॉल्केनिक इरप्शन है, कहीं पे डिपोजिशन है, कहीं पे इरोजनल है, कहीं पे वेदरिंग हुई है, कहीं पे टेक्टोनिक मूवमेंट्स है, कहीं पे अपना ग्लेशियल मूवमेंट है, कहीं पे आइस है। तो हमें इस टाइप के अलग अलग हमें एरियाज देखने को मिलते हैं। तो दैट्स वाई यहाँ पे सब जगह पे अलग अलग स्ट्रक्चर हमें देखने को मिलेगा। तो दैट्स वाई ऑल द 3 आर करेक्ट। आगे बढ़ते हैं। अब देखो जरा यहाँ पे, अभी वाला जब ऐसा क्वेश्चन आए तो आपको याद आना चाहिए कि वोल्केनो वाला चैप्टर आपने पढ़ा है। फ्लड बसाल्ट प्रोविंस, फ्लड बसाल्ट प्रोविंस मतलब जो अपने शिल्ड वोल्केनोज हैं, वो नंबर ऑफ शिल्ड वोल्केनोज आपको देखने को मिलेंगे यहाँ पे, नंबर ऑफ शिल्ड वोल्केनोज आपको देखने को मिलेंगे। और शिल्ड वोल्केनो क्या होते हैं, इसके अंदर से जो लावा निकलता है बहुत ही पतला होता है, बहुत लंबे दूरी तक ऐसे फैलता है, बहुत दूरी तक ऐसे फैलता है। तो नंबर ऑफ जो शिल्ड वोल्केनोज आपको निकलेंगे तो पूरा आपको बसाल्ट का, उसके अंदर लावा जो निकलता है वो किस टाइप का होता है, बेसिक लावा होता है, उसको हम क्या बोलते हैं, बसाल्ट। और वो लंबे दूरी तक जब से फैल जाएगा तो प्रोविंस बन जाएगा एक। तो हमारा एक कौन सा एरिया है, डेक्कन प्लेट्यू, डेक्कन प्लेट्यू इसी से बना है। तो डेक्कन प्लेट्यू डी देखिए कहां पे बनेगा, इंडिया जाएगा। और कुछ शिल्ड वोल्केनो, अब देखिए जरा भाई, हमारा हवाई मनवालोआ याद करिए किसका है, एक से, ठीक है। अब जरा इसको मिटा दो, मैं जरा कचरा बहुत कर लिया मैंने, ठीक है। ये हमने ऑलरेडी पढ़ा हुआ है बाय द वे, आपको बता दूंगा। और जब हम बात यहाँ पे करते हैं कंपोजिट वोल्केनो की, तो कंपोजिट वोल्केनो होता है जिसके अंदर जब लावा निकलता है तो बहुत ही हाईली विस्कस होता है, बहुत दूर तक नहीं जा पाता है, और यहीं पे वैसे ना एक सॉलिडिफाई हो जाता है, और ये आपको कोनिकल शेप का इसलिए देखने को मिलता है। अब यहाँ पे बताऊं तो कंपोजिट वोल्केनो में यहाँ पे जा सकता है फिलीपींस। यहाँ पे आपको एग्जाम्पल के लिए माउंट मयान देख लीजिए आप, माउंट मयान देख लीजिए आप यहाँ पे। और काल्डेरा, आपकी काल्डेरा मतलब बहुत ही सुपर वोल्केनिक एक्टिविटीज यहाँ पे होती हैं, बहुत ही लार्ज इरप्शन होता है, बड़े लेवल पे इरप्शन होता है। इंडोनेशिया इसके लिए काफी अच्छा एग्जांपल है। इंडोनेशिया के बहुत सारे आपको वो मिलेंगे, इसके एग्जांपल्स आपको देखने को मिल जाएंगे इसमें। तो काल्डेरा में यहाँ पे जाएगा माउंट पिनाटुबो, या माउंट टूबो भी बोलते कभी कभी इसको, माउंट टूबो, ठीक है। तो ये आपका जाएगा, काल्डेरा के एग्जांपल है, ऑलरेडी हमने पढ़ा हमने। तो देखिए काल्डेरा में क्या जाएगा भाई, हमारा ये जाएगा इंडोनेशिया। इंडोनेशिया में ज्यादा करके वैसे वोल्केनोज निकलते हैं जो बहुत ही सुपर वोल्केनिक एक्टिविटीज है, उसके अंदर इरप्शन बहुत बड़े लेवल पर ऐसा होता है कि भाई इरप्शन हो रहा है और अपने ऊपर ही गिर जाते हैं, इसका बड़ा सा मुंह बन जाता है, इसका बड़ा सा मुंह बन जाता है इसका। चलिए
ये देखिए जरा, अब जरा इसको पढ़ लेंगे आप लोग। शिल्ड वैली, ये सब पूरा एनसीईआरटी का सोर्स मैंने यहाँ पे रखा। देखिए बसाल्ट फ्लो में देखने को मिलता है। हवाई वल्केनोज, हवाई वल्केनोज यहाँ पे कौन से, मऊआ लोआ, ठीक है। These volcanoes are they mostly made up of the basalt type of lava that very fluid when erupted. For the reason these volcanoes are not steep, क्योंकि फैल जाते हैं ना, they become very explosive, बहुत ही कम एक्सप्लोसिव हैं, somewhat, ठीक है, पानी होने जाता है तब एक्सप्लोसिव होता है, अदरवाइज नहीं होता। सिंडर कोनमी में डेवलप होता है, क्योंकि जब उसके अंदर थोड़ा पानी होने चला गया तो धुआं हुआ निकलता है, वो सब ऐश निकलते हैं ज्यादा करके। कंपोजिट वोल्केनो क्या होते हैं, जो है जिसके अंदर मोर विस्कस लावा होता है देन बसाल्ट। एक्सप्लोजिव इरप्शन होते हैं इसके, बहुत ही पायरोक्लास्टिक मटेरियल निकलते हैं, लार्ज क्वांटिटीज में निकलते हैं। और कुछ यहाँ पे कोल्डेरा में क्या होता है, देखिए मतलब इतना एक खतरनाक एक्सप्लोजन होता है कि अपने ऊपर ही गिर जाता है, वो अपने ऊपर ही गिर जाता है, इतना ज्यादा खतरनाक होता है। मैग्मा चैम्बर, मतलब देखिए इसको बहुत बड़ा मुंह बन जाता है, बहुत बड़ा मुंह बन जाता है इसका, क्योंकि टूट जाता है पूरा। देखिए फ्लड बसाल्ट प्रोविंस क्या है, एग्जांपल के तौर पे देखिए डेक्कन ट्रैप फ्रॉम द इंडिया प्रेजेंटली कवरिंग मोस्ट ऑफ द महाराष्ट्र प्लेट्यू आर मच एज अ फ्लड बसाल्ट प्रोविंस। सीधा क्वेश्चन पूछा हुआ है, सीधा। इसलिए बताओ एनसीईआरटी काफी इंपॉर्टेंट, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट आपका रोल प्ले करती है व्हेन इट कम टू द ज्योग्राफी। ज्योग्राफी में बोलते ही है कि एनसीईआरटी पढ़ लो, आपके लिए मोर देन इनफ हो जाएगा, ज्यादा दिमाग लगाने की जरूरत ही नहीं है आपको। चलिए अगला क्वेश्चन, एलुवियल फैन, बताइए भाई एलुवियल फैन कहाँ है, बोलो। वी शेप वैली कहाँ बनेगी, ऑलरेडी बता चुका हूं, हमें माउंटेनियस रीजन में वी शेप वैली बनेगी, वी शेप वैली बनेगी, जॉर्ज बनेंगे, कैनियन बनेंगे, हमें ऊपर ही बनेंगे, मतलब माउंटेन रीजन में बनेंगे। बी का 1 हो जाएगा यहाँ पे। कोस्ट पे क्या बनेगा भाई, ऑक्सबो लेक। ऑक्सबो लेक कहाँ बनेंगे, लोअर, जब मेंडरिंग के बाद ऑक्सबो लेक बनती है, याद है मेंडरिंग कहाँ होती है, लोअर लेयर पे बनती है, जब फ्लोर्स पे पहुंच जाती है रिवर, मिड कोर्सेस में होती है अपने, तो यहाँ पे बनेंगे हमारे दिस ऑक्सबो लेक। माउंटेन फुटहिल पे क्या बनेगा, मतलब जैसे ये फुटहिल पे आई ना, तो क्या बनेंगे यहाँ पे एलुवियल फैन बनेंगे। क्या होगा, यहाँ पे वो मिट्टी डिपॉजिट कर देगी, अपने सारे इरोडेड मटेरियल डिपॉजिट कर देगी, और फिर ऐसे धीरे धीरे इसके रिसने लगेगी, पानी निकलेगा, डिस्ट्रीब्यूटर्स निकलेंगे इसके अंदर से, तो ये कहाँ बनेगा, एट द माउंटेन फुटहिल पे बनेगा एलुवियल फैन। ए लिख दीजिए यहाँ पे। और कोस्ट पे क्या बनेगा, डेल्टा बनेगा। उसी टाइप का क्वेश्चन था जो हमने ये पढ़ा था ना, एक रिवर का पूरा कोर्स हमने पढ़ा था ऊपर, उसी टाइप का क्वेश्चन है ये भी। चलिए अब देखिए ये वाला क्वेश्चन काफी इंपॉर्टेंट हो जाता है, ये बहुत बार पूछा हुआ है कि मैच द फॉलोइंग करिए भाई। यहाँ पे साइक्लोन, हरिकेन, अब देखिए ये नाम पे फेमस है। विली विली हमें ऑस्ट्रेलिया में देखने को मिलता है, बताऊं तो आपको, तो यहाँ पे विली विली से मैच कर लीजिए ऑस्ट्रेलिया को। टाइफून हमें देखने को मिलता है ईस्ट एशिया में, देखने को मिलता है ईस्ट एशिया मतलब जापान में, आप सुनते होंगे जापान, पैसिफिक ओशन में देखने को मिलेगा टाइफून या ट्रॉपिकल साइक्लोन इसको बोलते हैं हम लोग। तो आप ये देखिए 2 कर लीजिए। हरिकेन आपको गल्फ ऑफ मैक्सिको में, अटलांटिक ओशन में देखने को मिलेगा। ट्रॉपिकल साइक्लोन, ये भी ट्रॉपिकल साइक्लोन ही होता है वैसा हरिकेन, तो अपने को ये यूएसए में देखने को मिलेगा, ठीक है, यूएसए और अटलांटिक ओशन में। साइक्लोन अपने को इंडिया में देखने को मिलेगा, ठीक है। ये सारे के सारे ट्रॉपिकल ये भी ट्रॉपिकल साइक्लोन है। बे ऑफ बंगाल में हमें देखने को मिलेगा, एक काइंड ऑफ अलग अलग बस नाम है इनके, अलग अलग बस इनके नाम है, इतना बता दूं आपको। ये सारे के सारे अपने ट्रॉपिकल साइक्लोन के ही टाइप है। क्या टाइप है भाई, सारे के सारे ट्रॉपिकल साइक्लोन के टाइप है, बस नाम अलग अलग है, अलग अलग एरिया में। अब आप दिमाग में रखिए साइक्लोन कहाँ निकलेगा, बे ऑफ बंगाल में इमर्ज होगा। कभी कभी ये भी पूछ लेते हैं साइक्लोन कहाँ होगा, बे ऑफ बंगाल में। नाम लिख लीजिए, मैं तेरा बोल रहा हूँ यहाँ पे। हरिकेन आपको कहाँ देखने को मिलेगा, अटलांटिक ओशन में देखने को मिलेगा। टाइफून आपको कहाँ देखने को मिलेगा भाई, ईस्ट एशिया मतलब अपने पैसिफिक ओशन में देखने को मिलेगा। विली विलीज आपको कहाँ देखने को मिलेगा, नियर बाय ऑस्ट्रेलिया आपको देखने को मिलेगा, ठीक है। चलिए पैसिफिक ओशन के आसपास ही देखने को मिलेगा, ऑस्ट्रेलिया के पास में आपको देखने को मिलेगा। चलिए आप इसको देखिए, इंडियन ओशन, इंडिया, बांग्लादेश, श्रीलंका आपको यहाँ देखने को मिलेगा। करीबियन आइलैंड्स और गल्फ ऑफ मैक्सिको, यूएसए आपको यहाँ देखने को मिलेगा। टाइफून कहाँ मिलेगा, पैसिफिक ओशन में आपको देखने को मिलेगा, जापान, चाइना, फिलीपींस यहाँ पे। और विली विली आपको ऑस्ट्रेलियन और साउथ वेस्ट पैसिफिक और इंडियन ओशन में देखने को मिलेगा। चलिए भाई कौन सा यहाँ पे माइनर प्लेट नहीं है, ये ऑलरेडी करा चुका हूं मैं, आपको बता दूं मैं, सीधा इसका सोर्स भी बताऊंगा मैं। देखिए अटलांटिक प्लेट जो है ये यहाँ पे ये नहीं है माइनर प्लेट, नीड्स अ मेजर प्लेट। 7 मेजर प्लेट्स है हमारे पास, 7 मेजर प्लेट्स आपको चलो बता दो। सोर्स बताइए, देखिए ये सोर्स है इसका, एनसीईआरटी में सीधा ऐसे दे रखा है। ये 7 मेजर प्लेट कौन सी, सीधा आपने इसके ऊपर देख लीजिए, अपने कॉन्टिनेंट के नाम पे देख लीजिए। पैसिफिक प्लेट, ये सॉरी ये अलग से थोड़ा हो जाता है, अगर साउथ अमेरिकन प्लेट, साउथ अमेरिकन प्लेट हो गया, नॉर्थ अमेरिकन प्लेट हो गया, सीधा देते लो एग्जाम में ऐसे देते लो। अफ्रीकन प्लेट हो गया, उसके बाद यूरेशियन प्लेट हो गया, और इंडियन, ऑस्ट्रेलियन, न्यूजीलैंड प्लेट हो गया, और पैसिफिक प्लेट अलग से याद कर ले। टोटल 7 ऐसे मेजर प्लेट है। माइनर प्लेट कौन सी है, देखिए ये 4 माइनर प्लेट है। एक बार उन्होंने अरेबियन प्लेट पूछ रखा था, आउट ऑफ द गिवन 4 कौन सी माइनर प्लेट है ये पूछा था उन्होंने, इससे पहले वाला पीआईक्यू जो मैंने कराया, तो अरेबियन प्लेट हो गया। उसके बाद नाजका प्लेट,
ये बाद में देखेंगे, लेकिन पहले सिर्फ नाम ये देख लो। इसको अलग से मैं पढ़ाऊंगा, प्लेट्स को, प्लेट बाउंड्रीज जैसे पढ़ाऊंगा मैं अलग से, तो उसमें करा दूंगा मैं। ठीक है, फिलिपिन प्लेट हो गया, कोकोस प्लेट हो गया, भी याद करा दूंगा, चिंता मत करिए, पहले नाम ही याद कर लीजिए, बहुत है। ठीक है, चलो। लाइमस्टोन टोपोग्राफी कहाँ मिलेगी? कार्ड्स में मिलेगी, और क्या। पेनी प्लेन्स क्या होते हैं? पेनी प्लेन वो एरिया होता है जहाँ पे भाई सब कुछ अभी उजड़ गया है, सब कुछ इरोड हो गया है, बस थोड़ा सा ऐसे जमीन बची है और ऐसे थोड़ा सा एक लैंड बचा हुआ है, इसको बोलते हैं पेनी प्लेन्स। ये भी पूरा इंडियन ज्योग्राफी का पार्ट है, अपने 11th एनसीईआरटी से मैंने इससे पहले भी करा रखा है, पुराना वाला PIQ देखिए। एलुवियल प्लेन आपको बता दिया, बजाड़ा प्लेन, जिसके अंदर एलुवियल फैंस होते हैं, नंबर ऑफ एलुवियल फैंस जब ऐड हो जाते हैं तो एक फ्लैट टाइप ऑफ सरफेस बन जाता है पूरा एलुवियल फैन का। चलिए, कास्ट प्लान होते हैं। तो सो दिस इज ऑल अबाउट इट। तो कैसा लगा बताइए मुझे कमेंट करके, और आगे अभी जियोमॉर्फोलॉजी का एक और वीडियो बनाऊंगा मैं, होपफुली मैं आज ही कंप्लीट कर दूंगा पूरा, और 2-3 और जो टॉपिक बचे हैं, अर्थक्वेक बचा है तो वो बता दूंगा आपको मैं, और प्लेट टेक्टोनिक्स है वो बता दूंगा अभी मैं, जो जियोमॉर्फोलॉजी का ही पार्ट है अलग से उसको करा दूंगा मैं। और उसके बाद डिपोजिशन लैंडफॉर्म जो सी द्वारा है, वैसे तो इसमें भी काफ़ी कुछ कवर हो गया, लेकिन दैट टू आई विल डू इट सेपरेटली। उसके बाद आपका बाकी के जो चैप्टर्स है, ओशिनोग्राफी हो गया या फिर वेजिटेशन हो गया, अपने इंडिया वाला टॉपिक जो हो गया वो भी करा दूंगा आपको, चिंता मत करिए। सो प्लीज़ बने रहिए, और वीडियो पसंद आ रहा तो शेयर करते रहिए। थैंक यू वेरी मच।